हेलो, नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया होंगे। SC SS क्लासेस में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इस पे हम क्लास 10th के सारे चैप्टर्स को, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, सभी को कवर अप करवाएंगे। ठीक है, जो आपका शॉर्ट में सारे चैप्टर्स आप फटाफट एग्ज़ाम टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर नंबर 1 को, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में देखिए हमें पढ़ना क्या है। हमें इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखना है कि जैसे कैसे कोई चीज़ जो है रिएक्ट करके एक दूसरे चीज़ का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है, और उनका समीकरण मतलब कि हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण हमारा होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शन करना ही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि जो हमारे एलिमेंट्स दिए होंगे उनका हम प्रयोग करके किसी रूप में लिख देंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे Zn प्लस H2SO4 हमारा क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। हाँ, ZnSO4 को जब Zn को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस क्या होगा? हमारा रिलीज होगा। ठीक है, तो यही हमारा रासायनिक समीकरण होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे हमारा कोई रासायनिक अभिक्रिया हो गया, उसमें जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसे हम अभिकारक कहेंगे। जैसे Zn प्लस H2SO4 एक साथ आपस में रिएक्ट करेगा तो इसे हम अभिकारक कहेंगे। और इन दोनों को रासायनिक अभिक्रिया करा करके जो चीज़ें हमें बनेंगी, तो हमें इसमें बनी क्या है? ZnSO4 प्लस H2। तो जो चीज़ें बनेंगी उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे ZnSO4 को जब हम Zn प्लस H2SO4 को जब हम रिएक्शन कराए हैं, अभिक्रिया कराए हैं, तो हमारा ZnSO4 प्लस H2 बना है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे 3Fe प्लस 4H2O। तो मेरा जब हम इसका रासायनिक समीकरण करवाएंगे तो मेरा क्या बन के आएगा? Fe3O4 प्लस 4H2 बन के आएगा। कैसे? अब ये हमारा संतुलित हुआ है। देखिए इधर Fe कितने हैं? इधर 3Fe हैं, तो इधर भी 3Fe होंगे। इधर हमारा 8H2 है, 8 हाइड्रोजन है मेरा इधर। तो इधर हमारे कितने हाइड्रोजन हो गए? 8 हाइड्रोजन। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 4 हैं। तो इधर भी कितने ऑक्सीजन हो गए? 4। इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे संतुलित समीकरण कहलाते हैं। मतलब कि जितने तत्व इधर रहेंगे उतने ही रिएक्शन के बाद भी होंगे, तब वो हमारे क्या कहलाएंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 2H2 प्लस O2। इससे मिल करके हमारा क्या बना? H2O। तो इसको हमको संतुलित करने के लिए इधर देखिए H2 है, तो इधर संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन इधर 1 है, तो संतुलित करने के लिए इधर 2 लगाया जाएगा और इधर 2 ऑक्सीजन हैं। इधर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हैं, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ये भी संतुलित हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन मिला, 1 ऑक्सीजन मिला, तो वाटर बनता है H2O। इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 2H2O बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं।
तो उन सब प्रकारों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। पहले देख लेते हैं कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक, पहला संयोजन अभिक्रिया, और इसको वियोजन संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं और योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा विघटन अभिक्रियाएं, इसको हम अपघटन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, पांचवा विस्थापन अभिक्रिया, छठवां द्विविस्थापन अभिक्रिया, सातवां अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सातवां मेरा ऊष्मायन अभिक्रिया हो जाएगा, और नौवां मेरा हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ठीक है, तो हमारे टोटल 9 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब हम एक एक करके सभी अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले संयोजन अभिक्रिया से। तो संयोजन अभिक्रिया हमारा क्या होता है? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक अभी हम लोग समझे हैं पीछे क्या होता है। जो दो चीज़ें आपस में मिलेंगी, जो दो चीज़ों का आपस में रिएक्शन होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, उत्पाद का निर्माण करती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हम मिलाएं तो मेरा क्या बना? CO2, मतलब एकल उत्पाद बना। ये क्या बना? एकल उत्पाद। क्या बना है? एकल उत्पाद। कैसा उत्पाद बना? एकल उत्पाद। ठीक है, जैसे जल का निर्माण, H2 को मिलाएं ऑक्सीजन के साथ में तो H2O बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा किए हैं तो 2H2O फॉर्मेशन होगा। गंधक का दहन हम कर देंगे, जैसे सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन का हम जब आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? SO2 बनेगा। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा हमारा। कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मतलब पानी का जब हम रिएक्शन रासायनिक समीकरण कराएंगे तो मेरा CaOH2 बन के आएगा, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ एकल उत्पादन बन के आ रहा है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं और एकल उत्पादन का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं वो संयोजन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जैसे यहाँ देखिए A प्लस B को मिलाएं तो मेरा क्या बन गया? एकल उत्पाद बना। ठीक है, 2 या 2 से अभिकारक, एक अभिकारक ये, दूसरा अभिकारक ये, इन दोनों अभिकारक को मिलाएं तो मेरा क्या बन गया? एकल उत्पाद। नेक्स्ट चलते हैं हम विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसे विघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यह हमारा क्या हो गया? 2 या 2 से एकल अभिकारक हो गया। कितना अभिकारक? एकल अभिकारक। अब जब हम इसको रासायनिक समीकरण करेंगे तो ये मेरा A और B 2 भागों में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना देगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विघटन अभिक्रिया कहते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, फेरस सल्फेट की विघटन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट को जब हम रासायनिक समीकरण करेंगे तो ये हमारा टूट करके 3 चीज़ बनाएगा, Fe2O3, SO2 और SO3। इतनी चीज़ें हमारे बनाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट का भी हम विघटन करवाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ेंगे या रासायनिक समीकरण करेंगे तो मेरा क्या बन के निकलेगा? CaO और प्लस CO2। ठीक है, नेक्स्ट हम सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र होता है 2AgBr। जब हम इसको विघटन अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक समीकरण करेंगे तो हमारा 2 भागों में टूटेगा, 2Ag और Br2 में। ठीक है, इस अभिक्रिया का उपयोग और कहाँ करते हैं? इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। ये हमारे पेपर में अक्सर पूछता है कि किस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो विघटन अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक इस प्रकार की अभिक्रिया होती हैं जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, मतलब कि ऊष्मा जो है वो बाहर निकलेंगी। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ऊष्माएं बाहर निकल रही हैं सबकी, हैं, ये ऊष्माएं जो हैं बाहर निकलेंगी। ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती हैं
इसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती हैं या बाहर निकलती हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देख लेंगे हम, प्राकृतिक गैस का दहन, CH4+2H2O जो हमारा होगा, तो इसमें से उष्मा जो है बाहर निकलेगी। जब हम इसका रासायनिक समीकरण करेंगे तो हमारा CO2+2H2O बनेगा और उष्मा हमारी क्या होगी, बाहर निकलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, श्वसन एवं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सदा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह मनुष्य को जीवित रहने के लिए सदा किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थ से टूट जाती है, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। जब वो कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज। और यह ग्लूकोज जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, जो हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाएं होती हैं, ये सब के साथ ऑक्सीजन से मिल जाएंगी और मिलकर के हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। ठीक है, तो श्वसन में कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा ऊष्मा ऊर्जा होती है, ऊष्मा जो है ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है बताओ, ये हमारा C6H12O6 और 6CO2 के साथ मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो 6CO2+6H2O+ उष्मा हमारा कहाँ होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं द्रव्यों में। पदार्थों का विघटन लेकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं। ये कैसी अभिक्रिया होती हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें जो ऊष्मा ऊर्जा होंगी वो अंदर की तरफ आएंगी। हाँ, इससे पहले हम क्या पढ़ें, ऊर्जा हमारा बाहर जाएंगी, लेकिन अभी हम क्या पढ़े हैं, ऊर्जा हमारा अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, जैसे H2+I2+ ऊर्जा, तीन चीज़ें मिलाएंगे तो मेरा 2HI बनेगा। N2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और उसमें ऊर्जा भी देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2NO। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी रासायनिक संयुग्म के अणु में किसी एक तत्व और समूह अथवा संयुग्म के स्थान पर कोई दूसरा तत्व या समूह अथवा समूह स्थान आ जाता है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे AB को जब हम C के साथ रासायनिक समीकरण करेंगे तो हमारा A अकेले हो जाएगा और जो B होगा ये मेरा C के साथ में आ जाएगा, तो यहाँ पर BC हमारा बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, Zn को जब हम CuSO4 के साथ रासायनिक समीकरण कराते हैं तो हमारा क्या बन के निकलता है, ZnSO4 + Cu। ये कैसे हुआ, Zn जो मेरा है वो SO4 के साथ चला गया और Cu अकेले हो गया। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें का हम समीकरण कराते हैं और समीकरण के बाद एक जो है दूसरे के साथ विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिविस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रियकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं त्रिविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं Na2SO4 + BaCl2, जो हम इन दोनों का रासायनिक समीकरण कराते हैं तो मेरा बन के क्या निकलता है, BaSO4 + 2NaCl। ठीक है, जैसे देखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे A और B का जब हम रिएक्शन कराएंगे C और D के साथ तो मेरा बन करके क्या निकलेगा, A के साथ में D चला आएगा और B के साथ में C चला आएगा। ठीक है, तो ये मेरा बन करके इसमें निकलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रियाएं
जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो। हाइड्रोजन क्या होगा, इसमें कम होगा, और ऑक्सीजन क्या होगा, और बढ़ेगा। इसे ही अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Mg + O2, तो मिल करके मेरा क्या बन गया, 2MgO। 2Cu + O2 मिल करके क्या बनेगा, 2CO। इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का हमारा वृद्धि हो रहा है, और हाइड्रोजन का हमारा क्या होगा, ह्रास होगा। ठीक है, तो इसे ही हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर CuO + H2 का जब हम रासायनिक समीकरण करते हैं तो मेरा Cu अकेले हो जाता है और H2 के साथ में ऑक्सीजन चला जाता है। इसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं रहती हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारा देख लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रभाव हैं और हम उसके बारे में देखेंगे। पहला हमारा संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अवजल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चांदी के ऊपर काली परत पड़ा, तांबे के ऊपर, यहाँ तांबा होगा, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है, हरी परत पड़ना, लोहे पर जंग लगना, ये सब हमारा संक्षारण का क्या है, संक्षारण के यहाँ परत होगा। ठीक है, परत पड़ा, यहाँ भी परत होगा। ठीक, परत पड़ना, लोहे पर जंग लगना, ये सब हमारे संक्षारण के उदाहरण हैं। ये संक्षारण जब नमी और हवा के संपर्क में आते हैं तब जा कर के इनमें मूर्छे लग जाते हैं, जिसे मूर्छा बोलते हैं, जिसे बोलते हैं जंग लगना। और इसके वजह से लोहे का जो वेट होगा, वजन होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है विकृत गंधिका। तेल व वसा के अपचयन हो जाने पर ये विकृत गंधकी हो जाते हैं। ठीक है, तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर अथवा शोध पदार्थों की निर्विष्टि कर भोज्य पदार्थों की, यहाँ भोज्य होगा, सॉरी बड़ा मिसप्रिंट, भोज्य पदार्थों की निर्विष्टित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके, क्या प्रवाहित करके, ये पूछा जाता है कि कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, तो नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। ठीक है, तो आज जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इनके अपचयन होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए विकृत गंधिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैंसिडिटी भी। ठीक है, कुरकुरे का पैकेट हो गया। ठीक, फ्रिज में कोई चीज़ हम रख देते हैं उसको सेफ़ रहने के लिए ताकि वो ख़राब ना हो। नमकीन होती हैं जो पैकेट में होती हैं, तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, और ये अगर ख़राब हो जाती, इनको ख़राब होने से बचाने के लिए ही, तो इसे ही हम विकृत गंधिका बोलते हैं। तो हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो से 100% ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी हम इस चैप्टर के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी करा देंगे। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी हो जाए। तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके पास जाते रहें टाइम से। ठीक है, थैंक यू।